हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रियंका है और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 10 का पार्ट 1 और इस चैप्टर का नाम है एन एलियन हैंड। और ये स्टोरी जो है इस चैप्टर की वो लिखी गई है जयंत नार्लिकर के द्वारा। जयंत नार्लिकर बहुत ही ऐसी ही साईफाई टाइप की स्टोरीज लिखने के लिए पॉपुलर हैं। और आज हम एक ऐसी इमेजिनरी स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं जिसमें कि जो भी कैरेक्टर्स हैं हमारे वो मार्स पे रहते हैं। इसमें एक बच्चा है टिल्लू, वो अपने पेरेंट्स के साथ मार्स पे रहता है। लेकिन बात यह है कि वो लोग मार्स के सरफेस पे नहीं रहते हैं, वो लोग सरफेस के नीचे आर्टिफिशियल कंडीशंस में रहते हैं। बस कुछ स्पेशल लोग ही हैं जो ट्रेंड लोग हैं, वो ही स्पेशल सूट्स में ऑक्सीजन टैंक्स के साथ सरफेस पे जाते हैं जब कभी भी काम पड़ता है। और सरफेस तक जाने के लिए एक सीक्रेट पैसेज होता है। टिल्लू के पापा भी सरफेस पे जाके कुछ रिपेयरिंग या फिर मेंटेनेंस का काम टाइम टू टाइम करते रहते हैं। और टिल्लू इस बारे में बहुत ही क्यूरियस है कि आखिर उस सीक्रेट पैसेज के उस पार क्या है। वो वहाँ जाना चाहता है और देखना चाहता है। इस पूरी स्टोरी को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। इस वीडियो में आप इस स्टोरी का फर्स्ट पार्ट जानेंगे और सेकेंड पार्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगी। तो टिल्लू वहाँ तक जा पाता है या नहीं जा पाता है, ये सभी जानने के लिए आइए हम इस कहानी को पढ़ना शुरू करते हैं। टिल्लू, हाउ ऑफन हैव यू बीन टोल्ड नॉट टू गो दैट वे? टिल्लू से यहाँ पे सवाल किया जा रहा है कि टिल्लू, कितनी बार तुम्हें कहा गया है उधर नहीं जाना है? बट वाई डज डैडी गो देयर एवरी डे? तो टिल्लू सवाल करने वाले से ही सवाल करता है और पूछता है, लेकिन डैडी क्यों जाते हैं रोज़ रोज़ उधर? बिकॉज दैट्स हिज जॉब टिल्लू। तो फिर टिल्लू को समझाया गया कि डैडी वहाँ जाते हैं क्योंकि उनका काम है, उन्हें वहाँ जाना ही होगा। दैट वे वॉज एन अंडरग्राउंड पैसेज। जिस तरफ की या जिस रास्ते की यहाँ पे बात हो रही है वो एक अंडरग्राउंड पैसेज था। टिल्लूज फादर वेंट एवरी डे फॉर वर्क अलॉन्ग दैट पैसेज। और टिल्लू के जो पापा थे वो हर रोज़ उसी रास्ते से होके काम पे जाया करते थे। एंड एवरी डे ही केम बैक होम फ्रॉम दैट डायरेक्शन। और उसी डायरेक्शन से वो रोज़ वापस भी आते थे घर। वॉट ले एट द एंड ऑफ दैट फॉरबिडन रूट? उस फॉरबिडन रूट यानी कि वो जो रास्ता जो आउट ऑफ बाउंड है सबके लिए, जहाँ नहीं जाना है, जहाँ जाना मना है, वहाँ है क्या? नॉट ओनली टिल्लू बट अ ग्रेट मेजॉरिटी ऑफ द कम्युनिटी वुड हैव लाइक्ड टू नो। जितने भी उस कम्युनिटी के लोग थे उसमें से ज़्यादातर लोग ये जानना चाहते थे कि आखिर उस फॉरबिडन रूट के आगे था क्या। यहाँ पे जिस कम्युनिटी की बात हो रही है ये वो लोग हैं जो सभी के सभी मार्स पे अंडरग्राउंड रहते हैं। टिल्लूज फादर वॉज वन ऑफ द सेलेक्ट फ्यू परमिटेड टू गो दैट वे। और टिल्लू के पापा उन चुनिंदा लोगों में से थे, उन चुने हुए लोगों में से थे जिन्हें कि उस सीक्रेट रास्ते से होके सरफेस पे जाने की परमिशन थी। द अबव कन्वर्सेशन इनवेरिएबली टुक प्लेस बिटवीन टिल्लू एंड हिज मदर व्हेनेवर ही इंसिस्टेड ऑन फॉलोइंग हिज फादर। ऊपर जो बातचीत हो रही थी वो जनरली हुआ करती थी टिल्लू और उसकी मम्मी के बीच में। व्हेनेवर ही इंसिस्टेड, इंसिस्टेड का मतलब होता है कि जब कभी वो जाने की जिद किया करता था। ऑन फॉलोइंग हिज फादर यानी कि अपने पापा को या तो फॉलो करने की जिद किया करता था या उनके साथ जाने की जिद किया करता था। उतनी बार उसकी मम्मी उसे ऐसे ही समझाया करती थी। टुडे हाउएवर वॉज डिफरेंट, बट आज की बात जो है वो डिफरेंट थी। टिल्लूज फादर वॉज एंजॉइंग अ सिएस्टा। सिएस्टा का मतलब होता है एन आफ्टरनून रेस्ट और नैप। आफ्टरनून रेस्ट जो हम लेते हैं, कभी कभी क्या होता है कि काम के बाद जब हम थक जाते हैं तो हम आफ्टरनून में एक शॉर्ट नैप लेते हैं, इसे हम सिएस्टा कहते हैं। तो टिल्लूज फादर वॉज एंजॉइंग अ सिएस्टा एट होम एंड टिल्लू मैनेज्ड टू गेट होल्ड ऑफ हिज सिक्योरिटी कार्ड। और किसी तरीके से टिल्लू ने अपने पापा का सिक्योरिटी कार्ड अरेंज कर लिया, हथिया लिया, उसके कब्जे में आ गया पापा का सिक्योरिटी कार्ड। देन एवेडिंग, एवेडिंग का मतलब है एस्केप और अवॉइड। देन एवेडिंग हिज वॉचफुल मदर्स आई, टिल्लू मेड हिज वे टू द फॉरबिडन पैसेज। फिर किसी तरीके से छुपते छुपाते, वॉचफुल मदर्स आइज मीन्स कि माँ उसकी बहुत ही केयरफुल हुआ करती थी टिल्लू के बारे में कि वो कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है।
तो किसी तरीके से माँ की नज़रें बचा के टिल्लू मेड हिज वे टू द फॉरबिडन पैसेज, और टिल्लू क्या करता है, उस फॉरबिडन पैसेज में, वो पैसेज जहाँ की जाना मना था, उसमें चल पड़ता है। अ मेटल डोर बार्ड हिज एंट्री, पर क्या था, एक मेटल डोर था वहाँ पे उस पैसेज में जो कि उसकी एंट्री को बार कर रहा था। बार्ड हिज एंट्री मीन्स उसकी एंट्री नहीं होने दे रहा था। बट टिल्लू हैड वॉच्ड हिज फादर स्लिप द मैजिक कार्ड इन टू अ स्लॉट, बट टिल्लू ने देखा हुआ था कि जो वो सिक्योरिटी कार्ड लाया था पापा का उठा के, वो सेम सिक्योरिटी कार्ड पापा एंटर किया करते थे एक स्लॉट में, और उसे टिल्लू यहाँ पे मैजिक कार्ड बोल रहा है उस सिक्योरिटी कार्ड को। ही डिड द सेम, और टिल्लू ने भी ऐसा ही किया जैसा कि उसके पापा किया करते थे। एंड द डोर ओपन्ड नॉइजलेसली, और बिना किसी आवाज़ के दरवाज़ा खुल गया, जो स्टील का दरवाज़ा था वो खुल गया। अ वेल लिट पैसेज सीम्ड टू बेकन हिम, बेकन मीन्स वेलकम। अ वेल लिट पैसेज, वेल लिट पैसेज का मतलब है खूब अच्छी खासी लाइट के साथ, जो वो उसे पैसेज जिसको वो हमेशा सस्पिशियस समझता था, फॉरबिडन समझता था, उसमें बहुत ही अच्छी खासी लाइट थी और ऐसा लग रहा था कि वो पैसेज उसका वेलकम कर रहा है। Snatching the card which had come out of another slot in the wall, Tillu started his march along a gentle upward slope, for the passage led from the underground habitat to the surface of the planet. तो स्नैचिंग का मतलब यहाँ पे है क्विकली, सिक्योर और ऑब्टेन। अपना जो कार्ड था उसने स्लॉट में एंटर किया था, उसको उसने चुपचाप ले लिया, जल्दी से ले लिया फटाफट। द कार्ड विच हैड कम आउट ऑफ अनदर स्लॉट इन द वॉल, जो कि एक स्लॉट में डालने से दूसरे स्लॉट से निकल के आया था, उसको टिल्लू ने फटाफट ले लिया। उसके बाद टिल्लू स्टार्टेड हिज मार्च अलोंग अ जेंटल अपवर्ड स्लोप, फिर टिल्लू ने अपना मार्च, अपना चलना शुरू किया। एक जेंटल मीन्स थोड़ा सा अपवर्ड स्लोप था, हम ऐसे समझ सकते हैं उसके, कुछ ऐसा था, और टिल्लू यहाँ पे चल रहा होता है और टिल्लू चलने लगा। फॉर द पैसेज लेड फ्रॉम द अंडरग्राउंड हैबिटेट टू द सर्फेस ऑफ द प्लैनेट, क्या था, ये जो पैसेज था ये अंडरग्राउंड से होके प्लैनेट के सरफेस तक जाता था, और टिल्लू प्लैनेट के सरफेस की ओर चल पड़ा। टिल्लू लुक्ड फॉरवर्ड टू सीइंग द सन, टिल्लू क्या एक्सपेक्ट कर रहा था कि अगर ये डे टाइम होगा तो मुझे सन दिखेगा, और द स्टार्स, और अगर ये नाइट टाइम होगा तो मुझे स्टार्स दिखेंगे, अबाउट विच ही हैड हर्ड एंड रेड सो मच। क्यों? क्योंकि उसने सन और स्टार्स के बारे में बहुत कुछ पढ़ा और सुना था। बट अलास दैट वॉजंट टू बी, बट अफसोस की बात है जो टिल्लू सोच रहा था वो हो ही नहीं पाया। टिल्लू हैड अंडर एस्टिमेटेड, अंडर एस्टिमेट करने का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ को उसके लेवल से कम समझना, या फिर वो चीज़ जितनी इम्पॉर्टेंट है उससे कम इम्पॉर्टेंट उस चीज़ को समझना। द सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स, टिल्लू ने यहाँ पे सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स को, जो भी सुरक्षा के लिए इंतज़ाम किए गए थे, उन्हें बहुत ही कम समझा। Invisible mechanical devices had already detected and photographed the small intruder. इनविजिबल जो वहाँ पे मैकेनिकल डिवाइसेस लगी हुई थी, इनविजिबल मैकेनिकल डिवाइसेस का मतलब है कि ऐसी डिवाइसेस जो कि नज़र नहीं आती थी, उन्होंने ऑलरेडी डिटेक्ट भी कर लिया था, पहचान लिया था, और फोटोज़ भी खींच ली थी स्मॉल इंट्रूडर की। इंट्रूडर का मतलब कोई भी पर्सन, ऐसा पर्सन जो कि बिना परमिशन के कहीं पे एंटर करे, उसे इंट्रूडर कहते हैं। सेंट हिज पिक्चर टू द सेंट्रल ब्यूरो वेयर इट वॉज थॉरली चेक्ड, थॉरली मीन्स कंप्लीटली डन, कंप्लीटली। सो इनविजिबल मैकेनिकल डिवाइसेस जो लगी हुई थी वहाँ पे सिक्योरिटी रीजन से, उन्होंने ऑलरेडी टिल्लू की फ़ोटोज़ भी खींच ली थी और उसकी फ़ोटोज़ को सेंट्रल ब्यूरो भेज भी दिया था, जहाँ पे प्रॉपरली उसकी चेकिंग की गई। एंड बिफोर ही हैड एडवांस्ड 10 पेसेस, और इससे पहले कि वो 10 पेसेस का मतलब होता है कदम, 10 कदम भी चल पाया हो, A strong hand fell heavily on his shoulder. एक मजबूत सा हाथ आया और उसके कंधे पे पड़ा। Gently but firmly he was escorted. Escorted means accompanied या फिर साथ ले जाना, by the security staff back home to an anxious and angry mother. और gently but firmly means नाजुक तरीके से लेकिन मजबूती से
उसको ले जाया गया कहाँ? बैक होम, उसके घर, जहाँ पे उसकी मम्मी गुस्सा भी थी और बेचैन भी थी। एंग्री मीन्स गुस्सा और एंग्जियस मीन्स बेचैनी से टिल्लू की तलाश कर रही थी, उसकी राह देख रही थी। While he was being scolded, he received help from an unexpected quarter. उसको उसकी मम्मी से डांट पड़ रही थी, लेकिन तभी उसे एक ऐसी जगह से मदद मिलती है जहाँ से हेल्प एक्सपेक्टेड नहीं थी। वो अनएक्सपेक्टेड क्वार्टर था, वो कोना जो है अनएक्सपेक्टेड था। उसने उम्मीद ही नहीं की थी कि वहाँ से भी उसे हेल्प मिल सकती है। लेट मी एक्सप्लेन टू हिम, मुझे उसे समझाने दो डार्लिंग, सेड हिज फादर हु हैड जस्ट गॉट अप। टिल्लू के पापा ने टिल्लू की मम्मी से कहा मुझे समझाने दो, और टिल्लू के पापा जस्ट अभी अभी उठे थे आफ्टरनून नैप से। इफ़ ही इज़ प्रॉपरली ब्रीव्ड ही विल नॉट डू सच अ थिंग अगेन। और अगर उसे अच्छे से समझा दिया जाए, उसके पापा का ये कहना था कि अगर हम टिल्लू को अच्छे से समझा देंगे तो वो ऐसी मिस्टेक दोबारा नहीं करेगा। ही स्टार्टेड टू एक्सप्लेन, और टिल्लू के पापा ने उसे एक्सप्लेन करना शुरू किया। लिसन टिल्लू, I walk on a surface where an ordinary person cannot survive because the air is too thin to breathe and where the temperature is so low that you would freeze to death. तो टिल्लू के पापा ने उसे समझाया, सुनो टिल्लू, आई वर्क ऑन अ सर्फेस, मैं ऐसी जगह काम करता हूँ, जहाँ पे मैं काम करता हूँ वो सर्फेस एक ऐसी जगह है जहाँ पे एन ऑर्डिनरी पर्सन कैन नॉट सर्वाइव, कोई भी नॉर्मल इंसान, कोई भी ऑर्डिनरी पर्सन सर्वाइव नहीं कर सकता, जिंदा नहीं रह सकता। बिकॉज द एयर इज़ टू थिन, हवा वहाँ पे बहुत ही थिन है, बहुत ही पतली है। टू ब्रीद, सांस लेना बहुत ही मुश्किल है वहाँ पे। एंड वेयर द टेम्परेचर इज सो लो दैट यू वुड फ्रीज टू डेथ, सर्दी के मारे तुम्हारी जान भी जा सकती है। ये सभी बातें टिल्लू के पापा ने उसे समझाई। बट डैडी हाउ डू यू मैनेज टू सर्वाइव, तो टिल्लू उनसे सवाल करता है कि पापा लेकिन आप भी तो सर्फेस पे जाते हैं, आप कैसे सर्वाइव करते हैं, आप कैसे रहते हैं वहाँ पे, कैसे काम करते हैं। बिकॉज आई गो वेल इक्विप्ड इन अ स्पेशल सूट विद अ रिजर्वॉयर ऑफ ऑक्सीजन। तो पापा इसका रीज़न देते हैं कि जब मैं वहाँ जाता हूँ सर्फेस पे काम करने तो मैं वेल इक्विप्ड होता हूँ। वेल इक्विप्ड का मतलब होता है कि सारी नेसेसरी चीज़ें, जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं वहाँ सर्वाइव करने के लिए, मैं सब लेके जाता हूँ इन अ स्पेशल सूट। मैं एक स्पेशल सूट पहनता हूँ विद ए रिजर्वॉयर ऑफ ऑक्सीजन, और मैं ऑक्सीजन भी लेके जाता हूँ अपने साथ। ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं ऐसी जगहों पे जहाँ प्रॉपर ब्रीदिंग पॉसिबल नहीं होती है। आई कैन कीप वार्म and my boots are specially designed to make it easy for me to walk on the surface। और इन सब कपड़ों की मदद से मैं अपने आप को वहाँ पे वार्म रखता हूँ, गर्म रखता हूँ। और जो मेरे बूट्स हैं दे आर स्पेशली डिज़ाइंड, वो स्पेशल तौर पे मेरे लिए बनाए गए हैं, या फिर ऐसे लोगों के लिए बनाए गए हैं जो सरफेस पे जाके काम करते हैं, टू मेक इट ईजी फॉर मी टू वॉक ऑन द सर्फेस। और इन बूट्स को पहन के ही मैं आसानी से सरफेस पे चल सकता हूँ, अदरवाइज़ ये मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं होता अगर मैं बिना तैयारी के सरफेस पे जाऊँ तो। What's more, I have been trained to survive and work on the surface। और सबसे बड़ी बात, टिल्लू के पापा यहाँ कह रहे हैं कि सबसे बड़ी बात तो ये है, I have been trained to survive and work on the surface। मुझे तो ट्रेनिंग मिली हुई है, और किस बात की ट्रेनिंग मिली हुई है? सरफेस पे जाके काम करने की ट्रेनिंग। देयर वॉज अ टाइम वेन आर फोर फादर्स लिव्ड ऑन द सर्फेस क्वाइट नेचुरली। और एक ऐसा भी वक्त था, टिल्लू के पापा कंटिन्यू करते हैं, टिल्लू को बताते हैं कि एक ऐसा भी वक्त हुआ करता था जबकि हमारे फोर फादर्स मीन्स कि हमारे पूर्वज, वो लोग लिव्ड ऑन द सर्फेस क्वाइट नेचुरली, वो लोग नेचुरली तरीके से ही, नेचुरल वे से ही सर्फेस पे रहा करते थे। उन्हें किसी भी तरीके के सूट या फिर बूट या ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। इंडीड दे डिड सो फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स। इंडीड उन लोगों ने ऐसा तो मिलियंस ऑफ ईयर्स तक किया, मीन्स कई हज़ारों सालों तक उन्होंने ऐसा कंटिन्यू रखा। वो आराम से सर्वाइव कर रहे थे सरफेस पे बिना किसी स्पेशल इक्विपमेंट के। But times changed. The very sun which had provided us with sustenance turned hostile।
सस्टेनेंस का मतलब होता है फूड एंड ड्रिंक रिगार्डेड एज अ सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ और नरिशमेंट। तो पापा यहाँ पे क्या कंटिन्यू करते हैं, वो कहते हैं कि बट अब वक्त बदल चुका है, अब टाइम बदल चुका है। द वेरी सन, वही सूरज जो कि हमें प्रोवाइड किया करता था क्या, सस्टेनेंस। सस्टेनेंस का मतलब है यहाँ पे फूड ड्रिंक, जो कि सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ या नरिशमेंट माना जाता है। नरिशमेंट का मतलब होता है पोषण माना जाता है। टर्न्ड हॉस्टाइल, वही अब हॉस्टाइल हो गया है। हॉस्टाइल का मतलब अब वो हमारे लिए उतना अच्छा नहीं रह गया है। सनलाइट या सन की जो वार्मथ है अब वो हमारे लिए उतनी अच्छी हमारी सेहत के लिए नहीं रह गई है। इट चेंज्ड ओनली स्लाइटली बट द चेंज वॉज सफिशियंट टू अपसेट द बैलेंस ऑफ नेचर ऑन दिस प्लैनेट। और पापा फिर से कंटिन्यू करते हैं कि जो चेंज आया है सन में वो स्लाइट चेंज ही आया है, बट ये चेंज इनफ है, ये चेंज पर्याप्त है टू अपसेट द बैलेंस ऑफ नेचर। हमारे प्लैनेट पे जो भी नेचर का बैलेंस हुआ करता था, नेचुरल बैलेंस सब सही चला करता था, सन के थोड़ा सा चेंज होने से ही वो बैलेंस हिल गया है, बिगड़ गया है। फर्स्ट द बर्ड्स बिकेम एक्सटिंक्ट, सबसे पहले तो बर्ड्स ही फिनिश हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई, ख़त्म हो गई, पूरी की पूरी उनकी स्पीशीज़ ही ख़त्म हो गई हमारे प्लैनेट से। द एनिमल्स फॉलोड, और उसके बाद क्या हुआ, एनिमल्स भी एक्सटिंक्ट हो गए। द फिश कुडंट बेयर इट एनी मोर आइदर, और यहाँ तक कि फ़िश भी ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो भी हमारे प्लैनेट से क्या हुई, एक्सटिंक्ट हो गई। वी मैनेज्ड टू सर्वाइव ओनली बिकॉज ऑफ आवर सुपीरियर टेक्नोलॉजी, और पापा रीज़न ये दे रहे हैं कि हम क्यों बच गए, इंसान इसलिए बच गए क्योंकि हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो सुपीरियर है, बट वी वर फोर्स्ड टू लिव अंडरग्राउंड अंडर आर्टिफिशियल कंडीशंस। बट हम भी फोर्स्ड हैं, हमें भी मजबूरी में कहाँ रहना पड़ रहा है, अंडरग्राउंड रहना पड़ रहा है, ज़मीन के नीचे, अंडर आर्टिफिशियल कंडीशंस, अपने लिए आर्टिफिशियल कंडीशंस बना के, मीन्स कि ऑक्सीजन आर्टिफिशियली बना के और लाइट जो भी चीज़ें, सारी चीज़ें हम आर्टिफिशियली अपने लिए बना के ही सरफेस के नीचे सर्वाइव कर पा रहे हैं। थैंक्स टू सोलर एनर्जी वी कैन जनरेट सफिशिएंट पावर टू मेक आवर लाइफ कंफर्टेबल। और फिर भी यहाँ पे पापा जो हैं सोलर एनर्जी को थैंक कर रहे हैं कि थैंक्स टू सोलर एनर्जी, जो सन से एनर्जी मिलती है उसी की बदौलत वी कैन जनरेट सफिशिएंट पावर टू मेक आवर लाइफ कंफर्टेबल। हम अपने लिए पर्याप्त पावर अरेंज कर पा रहे हैं जिससे कि हमारी लाइफ कंफर्टेबली चल पा रही है। यहाँ पे पावर से मतलब है इलेक्ट्रिसिटी, जो कि लाइट प्रोवाइड कर रही है, अगर फ़ैन या फिर एसीज़ की ज़रूरत है तो वो प्रोवाइड कर रही है। इन सब पार्ट्स की बात की है पापा ने। बट द मशीन्स विच मेक दिस पॉसिबल मस्ट ऑलवेज बी इन गुड वर्किंग कंडीशंस। बट जो सोलर एनर्जी को जो प्रोसेस करने वाली मशीन्स हमने सरफेस पे लगाई हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि वो हमेशा सही कंडीशन में रहें, वो अच्छे से काम करती रहें। इन गुड वर्किंग कंडीशन उनका होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सम ऑफ देम आर ऑन द सरफेस। तो यहाँ पे फादर टिल्लू के कंटिन्यू करते हैं कि उन मशीन्स में से जो हमें सोलर एनर्जी प्रोवाइड करती हैं, उन्हें प्रोसेस करती हैं, वो कुछ सरफेस पे ही हैं, कुछ सरफेस पे ही लगाई गई हैं। आई बिलोंग टू द टीम हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी इट इज़ टू कीप वॉच ऑन देम एंड टू सर्विस देम। और मैं एक ऐसी टीम का हिस्सा हूँ जिसकी कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसकी कि ये ड्यूटी है कि उन मशीन्स पे नज़र बनाए रखे और उनकी सर्विसिंग करे जब कभी भी ज़रूरत पड़े। डैडी कैन आई जॉइन द टीम व्हेन आई ग्रो अप। तो टिल्लू इस पे सवाल करता है अपने डैडी से, डैडी जब मैं बड़ा हो जाऊँगा तो क्या मैं भी उस टीम को ज्वाइन कर सकता हूँ? ऑफ कोर्स इफ़ यू वांट टू, सेड हिज फादर। तो उसके पापा जवाब देते हैं कि हाँ हाँ बिल्कुल, अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तुम बड़े होकर बिल्कुल उस टीम को ज्वाइन कर सकते हो। बट फॉर दैट यू मस्ट बी अ गुड बॉय एंड डू एज योर पेरेंट्स टेल यू। लेकिन उसके लिए, बड़े होके उस टीम को ज्वाइन करने के लिए तुम्हें एक अच्छा बच्चा बनना पड़ेगा और वो ही करना होगा जो कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें कहते हैं। हिज मदर हैड एज यूजुअल द लास्ट वर्ड। उसकी मम्मी ने ये लास्ट वर्ड्स ऐड किए कि अगर तुम उस टीम का हिस्सा बनना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें एक अच्छा बच्चा बनना पड़ेगा और
अपने पेरेंट्स का कहना मानना पड़ेगा। नेक्स्ट डे when Tillu's father went to work, he found the control room full of excitement. दूसरे दिन जब टिल्लू के पापा काम पे पहुंचे तो उन्होंने क्या पाया कि जो कंट्रोल रूम था उनके ऑफिस का वो फुल ऑफ एक्साइटमेंट था। उसमें जितने लोग थे सब बहुत ही एक्साइटेड थे। पीपल वर क्राउडेड राउंड द बिग टीवी स्क्रीन, और जितने भी लोग वहाँ पे थे, एम्प्लॉयज़ थे, सभी के सभी जो बिग टीवी था वहाँ पे उसके सामने क्राउडेड थे, इकट्ठे खड़े थे। इट शोड अ डॉट इन एन अदरवाइज क्लियर बैकग्राउंड। जनरली जो टीवी का स्क्रीन हुआ करता था वो ब्लैंक नज़र आया करता था। इट शोड अ डॉट इन एन अदरवाइज क्लियर बैकग्राउंड, बट इस वक्त क्या था, वहाँ पे एक डॉट नज़र आ रहा था। इट इज़ंट अ स्टार फॉर इट्स चेंजिंग इट्स पोजिशन। ये कोई स्टार नहीं हो सकता क्योंकि अपनी पोजिशन चेंज कर रहा है। आर कंप्यूटर हैज़ गिवन अ ट्रेजेक्टरी फॉर दिस थिंग। हमारे सिस्टम ने, हमारे कंप्यूटर ने कैलकुलेशंस की है और उसका एक ट्रेजेक्टरी का मतलब होता है पाथ, कि किस पाथ पे कोई पर्टिकुलर चीज़ यूनिवर्स में, स्काई में मूव कर रही है, उसे ट्रेजेक्टरी कहा जाता है फॉर दिस थिंग। तो किसी ने कहा कि हमारे कंप्यूटर ने इसका पाथ दिया है कि ये कहाँ से कहाँ तक चल रहा है। इट्स हेडिंग टूवर्ड्स अस, द सुपरवाइजर ऑफ द लास्ट शिफ्ट एक्सप्लेन्ड। लास्ट शिफ्ट जो चल रही थी उसका जो सुपरवाइज़र था, सुपरवाइज़र एक पर्सन होता है जो चीज़ों पे, जो काम हो रहा है उस सभी पे नज़र रखता है कि काम ठीक से हो रहा है या नहीं। तो सुपरवाइज़र ने कहा इट्स हेडिंग टूवर्ड्स अस, ये जो भी चीज़ है ये हमारी ही ओर बढ़ रही है। अ स्पेसक्राफ्ट, टिल्लूज फादर आस्क्ड। टिल्लू के फादर ने एक सवाल किया कि क्या ये स्पेसक्राफ्ट है। बाय नाउ ही वॉज जॉइंड बाय हिज टीममेट्स ऑन द न्यू शिफ्ट, और अब तक उनकी शिफ्ट के, मतलब कि जो पहले की शिफ्ट थी वो तो ख़त्म हो चुकी थी, तो जो टिल्लू के पापा की शिफ्ट थी उस शिफ्ट के बाकी के टीममेट्स का मतलब जो साथ में बाकी के कलीग्स थे, उनके काम करने वाले, वो सभी आ चुके थे। सो वी थिंक बट इट नीड्स वॉचिंग। तो उनको जवाब मिला कि हाँ, हम भी यही सोच रहे हैं कि ये एक स्पेस क्राफ्ट है, बट इट नीड्स वॉचिंग, बट अभी हमें इस पर नज़र बनाए रखने की ज़रूरत है। अ स्पेस क्राफ्ट, वेयर फ्रॉम? द सोलर सिस्टम वॉजंट नोन टू हैव एनी लाइफ एनी वेयर एल्स एक्सेप्ट ऑन देयर प्लानट। तो वो लोग सोचते हैं कि ये स्पेस क्राफ्ट कैसे आ सकता है, और आया भी है तो कहाँ से आया है, क्योंकि सोलर सिस्टम में कोई और भी ऐसा प्लैनेट था ही नहीं जहाँ पे लाइफ थी, एक्सेप्ट ऑन दिस प्लैनेट। बस उसी प्लैनेट पे थी जहाँ की वो रह रहे थे सारे लोग। टिल्लूज फादर रिकॉल्ड द एंशियंट डेज रिकॉर्डेड इन द आर्काइव्स। आर्काइव्स क्या होती हैं? ये होती हैं अ कलेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट अ प्लेस, इंस्टीट्यूशन और ग्रुप ऑफ पीपल। किसी भी जगह के, किसी भी इंस्टीट्यूट के या कुछ लोगों के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन अगर डॉक्यूमेंट के फॉर्म में कहीं भी सेफली रखी जाती है तो उसे हम आर्काइव्स कहते हैं। तो टिल्लूज फादर रिकॉल्ड द एंशियंट डेज रिकॉर्डेड इन द आर्काइव्स। टिल्लू के पापा ने पुराने दिन याद किए जो कि आर्काइव्स से उन्हें पता चले थे। एट द सेंट्रल ब्यूरो व्हेन देयर एंसेस्टर्स हैड अ वेल डेवलप्ड स्पेस प्रोग्राम। उन्हें ये याद आता है कि हाँ, सेंट्रल ब्यूरो में उन्होंने आर्काइव्स में देखा था कि उनके जो एंसेस्टर्स थे, पूर्वज थे, उनका अपना खुद का वेल डेवलप्ड स्पेस प्रोग्राम हुआ करता था, एंड हैड सर्च द सोलर सिस्टम विद मैन्ड एंड अनमैन्ड स्पेसक्राफ्ट। और उनके पूर्वजों ने सोलर सिस्टम पूरा सर्च किया हुआ था विद मैन्ड मीन इंसानों के साथ, स्पेसक्राफ्ट में इंसानों को भेज के, और कभी कभी बिना इंसानों को भेजे हुए। अनमैन्ड मीन्स ऐसे स्पेसक्राफ्ट जिसमें इंसान नहीं जाते हैं, वो बस रिमोट से, दूर से ही चलाए जाते हैं। एंड फाउंड दैट दे वर इंडीड अलोन। और उनके पूर्वजों को क्या मिला था रिजल्ट? कि नहीं, सोलर सिस्टम में और कोई भी प्लैनेट ऐसा नहीं है जहाँ लोग रहते हैं। हमारा ही एक इकलौता प्लैनेट था जहाँ पे लाइफ थी। नाउ इन द डेज ऑफ एनर्जी शॉर्टेज एंड अंडरग्राउंड लाइफ दे हैड नो स्पेस प्रोग्राम। और जैसा कि अब ऐसा वक्त आ गया था कि एनर्जी का शॉर्टेज चल रहा था और वो सभी अंडरग्राउंड रहते थे, अब उनके पास कोई भी स्पेस प्रोग्राम नहीं था, क्योंकि अब उनके पास इतनी एनर्जी नहीं थी। एनर्जी मीन्स
ऐसी एनर्जी जो इन मशीनों को बनाने के काम आती है या फिर स्पेस में भेजने के काम आती है रॉकेट्स को या स्पेसक्राफ्ट को, इसीलिए अब उनका कोई स्पेस प्रोग्राम था ही नहीं। दे कुड ओनली वॉच इम्पोर्टेंटली फ्रॉम देयर वेंटेज। इम्पोर्टेंटली का मतलब होता है पावरलेसली, उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, वो पावरलेसली बैठे हुए थे। एंड फ्रॉम देयर वेंटेज, वेंटेज मीन्स अ प्लेस ऑफ पोजिशन अफोर्डिंग अ गुड व्यू ऑफ समथिंग। ऐसी कोई जगह जहाँ से बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा हो, कोई चीज़ जो आप देख रहे हो। पॉइंट, हु वर दीज स्ट्रेंजर्स। अब ये जो ग्रुप था वहाँ पे, उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था सिवाय इस ऑप्शन के कि वो चुपचाप बैठे रहें और देखते रहें कि वो जो भी चीज़ उन्हें मॉनिटर पे दिख रही थी वो कहाँ जा रही है। हु वर दीज स्ट्रेंजर्स, बट उन सभी के दिमाग में एक बात चल रही थी कि ये स्ट्रेंजर्स हैं कौन आखिर। तो इस कहानी के फर्स्ट पार्ट में हमने ये जाना कि किस तरह से टिल्लू बहुत ही क्यूरियस था अपने पापा के काम की जगह पे जाने के लिए, क्योंकि वो हमेशा से चाहता था कि उस फॉरबिडन पैसेज में जाए और देखे कि वहाँ क्या है। वो सन देखना चाहता था, स्टार देखना चाहता था, और वो किसी तरह से पापा का सिक्योरिटी कार्ड लेके चल पड़ता है, बट वो पकड़ा जाता है। और उसके बाद उसके पापा उसे सब कुछ एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह की वहाँ पे सरफेस पे लाइफ है, वहाँ कैसे सर्वाइव किया जाता है। और ये सब एक्सप्लेन करने के नेक्स्ट डे जब पापा अपने वर्क प्लेस पे पहुंचते हैं तो वहाँ बहुत ही एक्साइटमेंट है। सारे लोग एक बड़े से टीवी स्क्रीन के सामने इकट्ठा हैं और स्क्रीन पे उन्हें एक डॉट मूव करता हुआ दिख रहा है, तो सभी को लगता है कि ये एक स्पेसक्राफ्ट है। क्या वो चीज़ सच में ही एक स्पेसक्राफ्ट थी? अगर हाँ, तो क्या वो उनके प्लैनेट तक पहुंचती है, और पहुंचती है तो फिर उसके बाद क्या होता है? ये सभी जानने के लिए आप स्टोरी का सेकंड पार्ट जरूर देखिएगा, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगी। और अगर अभी तक आपने इंग्लिश एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर कर लें, जिससे कि आपको सारे लेसन्स और पोएम्स मिलते रहें। दैट वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू एवरीबडी फॉर वॉचिंग।